होएगा जी। ओके ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो सर, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चल रहा था। हम लोगों का कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर ही चल रहा था। उसमें बेसिक बहुत सारे बातें तो हो गए सर, लेकिन कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे कि एक डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड एक पॉइंट है सर। ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में नहीं कर पाया था। मतलब एक्चुअली थॉरोली कर रहे हैं ना सर, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही बात करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है लॉ में, कंपनीज एक्ट में, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जिसको कवर करने का पूरा कोशिश करूंगा, जिसमें एक पॉइंट तो है ऑब्वियसली कि सर आप लोग शेयर मार्केट तो आप लोग समझ ही रहे हो। शेयर शेयर कैपिटल डिवेंचर का बात मतलब ऑब्वियसली शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड बातें। अब आप लोग ये भी तो जानते होंगे सर कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना सर। चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे जैसे कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी प्राइवेट कंपनी में भी किसी का शेयर होल्डिंग हो, ये भी हो सकता है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी होते हैं सर। जस्ट अ सेकेंड। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो, जब भी कोई कंपनी आपका प्राइवेट लिस्टेड हो, आप कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, ठीक है। आप कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, मतलब आप शेयर मार्केट में कंपनी से कंपनी का शेयर खरीदते हो। और फिर बाद में अगर कभी आपको मन हुआ कि आप अपना शेयर किसी और को देना चाहते हो, ठीक है सर। शेयर सेल करके प्रॉफिट बुक करना अलग बात होता है। शेयर सेल करके प्रॉफिट बुक करना अलग बात होता है, लेकिन शेयर ट्रांसफर करना, मतलब आपके नाम पे शेयर है, आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर ट्रांसमिशन भी होता है सर। शेयर ट्रांसमिशन क्या मतलब? शेयर ट्रांसमिशन का मतलब सर, जैसे कि अगर किसी का डेथ हो जाए, ठीक है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई ल्यूनेटिक्स है, मतलब पागल टाइप का कोई, ऐसे लोगों के केस में उनका शेयर को क्या किया जाता है बोलो तो, लॉ द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही सब सेक्शन के बारे में बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोगों के रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है सर, किसी को सजेस्ट करने में भी। एज ए प्रैक्टिशनर जब आप प्रैक्टिस करोगे लॉ, कंपनी लॉ का प्रैक्टिशनर के हिसाब से जब आप लोग काम करोगे ना किसी फार्म के लिए, या फिर अपने खुद के फार्म के लिए, तो या फिर कंपनी में जब काम करोगे, तब भी आपको प्रोविजन का पता होना चाहिए कि जब भी कोई शेयर को ट्रांसफर करना हो, जब भी किसी शेयर को ट्रांसमिशन करना हो, ठीक है, तो कब ट्रांसफर होगा, कब ट्रांसमिशन होगा। इसका एक मैं समरी नोट भी रखा, और एक तो है सर जो कंप्लीट मटेरियल के अंदर भी मैंने डिटेल्स में, वो तो आप लोगों के पास है ही, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन शेयर है ना सर? हाँ सर, स्क्रीन शेयर है सबके साथ? हाँ दादा। ओके। तो सबसे पहले देखो सर, हम लोग जिस पर्टिकुलर एरिया में बात कर रहे थे, मैं उसको एक बार आपको याद दिला सकता हूँ। जैसे इफ यू ऑल नो, अगर प्रीवियस क्लास तक का आप लोगों का सारा क्लियर हुआ था, तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, है ना। प्रेफरेंस शेयर का नेचर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस का जो एरिया है, सीआरआर कैसे यूज किए जाते हैं, दीज आर द एरिया जो हम लोगों ने कवर कर चुका। पेनल्टीज के बारे में भी बात कर चुके हैं। लेकिन सर आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं सर? हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस, ठीक है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस। सिक्योरिटीज मतलब ऑब्वियसली नॉट जस्ट इक्विटी शेयर, ऑब्वियसली बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये भी सिक्योरिटीज के अंदर आता है, बट ऑब्वियसली शेयर को लेके ज्यादा बातें चलते हैं मार्केट में, वी ऑल नो दैट, ठीक है सर। तो सेक्शन 56 इसके बारे में कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पूरा का पूरा ये जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर का जो सेक्शन को अगर आप देखो, इस चैप्टर का सेक्शन को अगर हम थोड़ा सा देखें, शेयर कैपिटल डिवेंचर, ऑलमोस्ट सेक्शन 43 से लेके 72 के पूरा स्प्रेड में बिछा हुआ है सर। इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, सारे के सारे मैटर में बात किया है, ठीक है। इसमें हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो बहुत बार बार देख चुके हैं, बट कुछ इन डेप्थ
कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर जिसको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे कि आज का डिस्कशन भी बड़ा ही इन डेप्थ डिस्कशन है और बहुत ही वाइटल डिस्कशन है। जैसे कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस, मतलब ये जब भी किसी शेयर का ट्रांसफर के बारे में बात होता है, ट्रांसमिशन के बारे में बात होता है, तो क्या मतलब होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट नोट भी आप लोगों के लिए रखा, ठीक है, जो लॉ रिलेटेड तो है बट थोड़ा सा समरी टाइप का। The act of movement of an asset is termed as transfer. The act of movement of an asset is termed as transfer. Please try to understand. The movement can be physical movement or the ownership of the title of the asset or both. या तो फिजिकली मूवमेंट हो जाता है या फिर टाइटल चेंज हो जाता है। इतना दिन इसके नाम पे था, अभी उसके नाम पे है। इतना दिन इसके नाम पे था, अभी उसके नाम पे है। इसके से उसके, इसके उसके समझते हो ना सर आप लोग, ठीक है। मतलब कभी ए के पास था तो अभी बी के पास जा रहा है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटीज दिस मूवमेंट कैन बी वॉलेंटरी और ऑपरेशनल बाई लॉ। या तो अपने मर्जी से हो सकता है कि आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आप बाई लॉ भी ये ऑपरेशनल हो सकता है कि लॉ इसको ट्रांसफर कर देता है। द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ए वॉलेंटरी एक्ट बाय द होल्डर ऑफ शेयर्स एंड टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Whereas the transmission, मतलब ये जो ट्रांसफर का बात क्या हो गया सर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज ए वॉलेंटरी एक्ट बाय द होल्डर ऑफ शेयर्स। मतलब जब जो सपोज मानो कि शुभो शुभो के पास शेयर है, शुभो तू अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करेगा। से फॉर एग्जांपल शुभो अपने बहुत ही क्लोज रिलेटेड में जो है अपनी माँ को, पापा को, या फिर जो भी उनके रिलेटेड पर्सन है, शुभो उनको अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी शुभो अपने क्लोज रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है, तो शुभो इस काम को क्या कर रहा है सर, वॉलेंटरीली कर रहा है, ओके। वॉलेंटरी एक्ट बाय द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स एंड टेक प्लेस बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Whereas the transmission of shares क्या बोल रहे सर, transmission of shares takes place due to the operation of the law, that is on the death of the holders of shares or is an event where the holder becomes insolvent or lunatic। जो मैंने अब तो आप लोगों के साथ एकदम स्टार्टिंग में भी यही बातें कर रहे थे सर। अब यही सब कॉन्सेप्ट को लेके मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब क्यों होता है, किस लिए होता है। जैसे आप देख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ शेयर वॉलेंटरी एक्ट है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एक्ट वॉलेंटरी एक्ट है। ऑपरेशनल, अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का बात जब भी मैं करूं आपसे, तो ये ऑपरेशनल बाय लॉ है। हु कैन इनिशिएट, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। इसमें क्या होता है सर, लीगल हेयर और रिसीवर। हाउ इट इज इफेक्टेड, डिलीवरेट एक्ट ऑफ पार्टीज। इसमें डिलीवरेट मतलब सर ऑटोमेटिकली करते हैं, वॉलंटरीली है ना, तो वो डिलीवरेटली मतलब वो जानबूझ के करते हैं, ठीक है। आप जानबूझ के करते हो। ये ट्रांसमिशन के केस में अगर आप बाई चांस इंसॉल्वेंट हो जाते हो, इंसॉल्वेंट मतलब आप समझते हो ना सर, बैंकरप्टेड या दिवालिया हो जाते हो, ठीक है। तो अगर आप दिवालिया हो जाते हो तो फिर आपके नाम पे जो शेयर्स है वो आप यूज नहीं कर सकते, तो उसको ट्रांसफर कर दो किसी और के नाम पे। या फिर लॉ भी उसको देख लेता है कि भाई अगर आपके नाम पे कुछ है तो फिर वो जिनको मिलना था वो, मतलब सपोज मानो आप दिवालिया कब होते हो, व्हेन यू विल बिकम बैंकरप्टेड, जब आपका मार्केट में लोन हो, जब आपका मार्केट में ऑब्लिगेशंस हो, मतलब आपका पैसा मार्केट में लोगों को देना था बट आपने दे नहीं पाया, ठीक है। जैसे विजय माल्या का केस हुआ था, हाँ, जैसे नीरव मोदी मेहुल चोकसी वाला केस है। बैंक से लोन लिया पर आप लोग आजकल खबर में देखते हो ना सर, ये नीरव मोदी मेहुल चोकसी का केस। वो मेहुल चोकसी कहाँ पर, वो तो, कौन से वेस्ट इंडीज के कहाँ पर चला गया था, प्राइवेट जेट गया था फिर आया नहीं, ऐसा क्या क्या सब कहानी चल रहा है मार्केट में। आई होप यू ऑल नो सर कि इस तरह का कहानी तो देखने को मिलता है रियल लाइफ में भी। तो ये जो इंसॉल्वेंसी का केसेस है, लूनेसी मतलब सर पागलपंती, ओके। अगर आप पागल हो गए हो तो फिर जो पागल है वो क्या मतलब संभाल तो नहीं पाएगा ना अपना शेयर्स वगैरह। तो इन दैट केस डेथ और इनहेरिटेंस, डेथ के केस में भी और इनहेरिटेंस के केस में भी। इनहेरिटेंस मतलब जैसे कि पापा का जो भी एसेट्स होते हैं मार्केट में, शेयर्स वगैरह, वो अपने बेटा या बेटी जो भी होते हैं उनका, डॉटर्स या सन, उनको मिलता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। इज देयर ए कंसिडरेशन, यस, इसमें कंसिडरेशन हो सकता है। बट ट्रांसमिशन के केस में कंसिडरेशन नहीं होता, मतलब बदले में कुछ नहीं होता। ट्रांसफर के केस में बदले में हो सकता है सर। इज ट्रांसफर डीड कंपलसरी, यस सर, लेकिन इसके केस में ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी का भी खेल हो सकता है सर, यस। स्टैम्प ड्यूटी मतलब वो गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ता है ना सर, आप लोग जानते हो स्टैम्प ड्यूटी। वो स्टैम्प पेपर में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, यस, पेबल ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में देना पड़ता है ट्रांसफर में। बट इसके केस में नो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हु इज लायबल, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर सीजेस टू एग्जिस्ट पोस्ट द ट्रांसफरर, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफर हो गया, आपका शेयर किसी और के पास चला गया, आपका लायबिलिटी खत्म। इसमें क्या होता है सर, ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ शेयर्स
कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, मतलब जो कंपनी, मतलब जो शेयर्स का जो भी लायबिलिटीज है उस पर्टिकुलर कंपनी का, किसी कंपनी का शेयर होल्डर होने के नाते आपका भी कुछ लायबिलिटीज हो सकता है। तो जब तक से फॉर एग्जांपल कोई और था, पहले किसी का इनहेरिटेंस पे किसी का पापा शेयर होल्डर था, अभी आप कंपनी का शेयर होल्डर हो गए, तो फिर उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर होने के नाते किसी कंपनी का, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो भी कुछ लायबल हो सकते हैं, अगर वो उसने किसी गारंटी लेके रखा है, गारंटीड कंपनी जैसे होता है ना सर, गारंटेड बाय शेयर्स, मतलब कंपनी लिक्विडेटेड के टाइम पे वो शेयर होल्डर बोला था कि मैं इतना गारंटीड इतना अमाउंट दूंगा। तो अगर किसी शेयर होल्डर का ओरिजिनल लायबिलिटी कुछ है तो वो उसके बाद जिसको भी मिलता है, चाहे इनहेरिटेंस में मिले, इंसॉल्वेंसी के बाद मिले, लूनेसी के बाद मिले, डेथ के बाद मिले, तो उसको भी ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग अभी यही सब डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजन शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स के अंदर 2013 के अंदर या रूल 2014 के अंदर, एक्चुअली एक्ट तो 13 में आया था, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट जब आता है तो रूल के थ्रू से अमेंडमेंट को हम लोग के पास अपडेट किया जाता है। तो वही हम लोग देखेंगे सर कि किस तरह से ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजन सेक्शन 56 से लेकर 59 के अंदर बोला गया है। आई होप सर आप लोग कॉन्सेप्ट जो है कि हम लोग क्या समझना चाहते हैं आज के क्लास में और क्या कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाहते हैं, आई होप आप लोगों को ये बात तो क्लियर जरूर हो रहा है। हाँ ना, कुछ तो बोल सकते हो सर। है दादा। तो रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो जब भी आप ट्रांसफर सिक्योरिटी ट्रांसफर करना चाहते हो, सिक्योरिटीज मतलब यू ऑल नो शेयर्स, डिवेंचर्स, है ना सर, इस तरह का चीज है, प्रेफरेंस शेयर्स जो भी हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 आपको ये कॉन्सेप्ट बताते हैं सर, ये सेक्शन आपको ये अधिकार देते हैं, ए कंपनी शैल नॉट रजिस्टर ए ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी और द इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर इन द कंपनी इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास कोई शेयर कैपिटल ना हो तो इन दैट केस ऐसा हो नहीं सकता, अनलेस ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म में अगर वो बोला नहीं जाता। फॉर्म जो है सर, एज पर 11 सबसेक्शन 1 फॉर्म नंबर SH4 टू बी यूज्ड, ओके, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन ए फिजिकल फॉर्म। जब बात फिजिकल फॉर्म का हो जाए तो SH4 फॉर्म नंबर के थ्रू से करना पड़ता है, पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और वो भी ड्यूली स्टैम्प्ड, ओके, स्टैम्प मतलब आप लोग समझ गए जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, डेटेड, एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है उनके बिहाफ में, एंड द ट्रांसफरी मतलब जिनको ट्रांसफर किया जा रहा है, एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसफर इज बिटवीन पर्संस both of whose names are entered as a holders of beneficial interest in the record of a depository, जो इतना दिन होल्ड कर रहा था और अभी जो होल्ड करने वाले हैं, स्पेसिफाइंग द नेम, एड्रेस और एंड ऑक्यूपेशन, जिनके मतलब जिनके बीच में ट्रांसफर और ट्रांसफरी का जो भी डेट मतलब डिटेल्स है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है। इफ एनी ऑफ द ट्रांसफरी हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी, इफ एनी अगर कुछ भी रहेगा of the transferee has been delivered to the company by the transferor or the transferee within a period of 60 days, कितना दिन के अंदर सर, 60 दिन के अंदर, from the date of execution along with the certificate relating to securities। आप किसी कंपनी का सर्टिफिकेट होल्ड करते हो शेयर का तो वो आपको भेजना चाहिए, और इफ नो सच सर्टिफिकेट इज इन एग्जिस्टेंस, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट है नहीं, along with the letter of allotment of securities। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर अलॉटमेंट जो हुआ था, अलॉटमेंट के टाइम पे जो आपको लेटर मिला था वो अलॉटमेंट लेटर भी आप दे सकते हो, ठीक है। और इफ नो सच सर्टिफिकेट इज along with their लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो आप अलॉटमेंट का भी डिटेल्स सेंड कर सकते हो। सर ये कैसे होता है सर, ये अलॉटमेंट वगैरह, सर बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। अलॉटमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है सर, इट्स नॉट अ वेरी टफ कॉन्सेप्ट, आप लोग को मैं बहुत इजीली एक कॉन्सेप्ट से समझा सकता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट से समझा सकता हूँ सर, चलो सर देखते हैं। एक स्पेशल एरिया में आजकल बहुत बात चल रहा है, जैसे आप लोगों को मैं हर क्लास में दिखाता रहता हूँ, आज भी दिखा देता हूँ। रिसेंटली कुछ कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ है, हाँ सर, रिसेंटली कुछ कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ है, जैसे कि ये कुछ कंपनीज है सर, जैसे कि ये लास्ट 4 दिन में ये 4 कंपनी लिस्टेड हुआ है सर, ठीक है, फ्रॉम 16 जून से लेके 18 जून के अंदर, 14 जून से लेके 18 जून के अंदर। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सोना BLW, ठीक है, ये एक आपका गाड़ी का गियर मेकिंग कंपनी है, ये आपका जो क्या बोलते हैं एक्सेलेटर वगैरह होता है ना, गियर एक्सेलेटर ये सब बनाते हैं सर, जब मतलब इंडियन कंपनी है, जर्मन के थ्रू से काम करते हैं, बहुत ही अच्छा कंपनी है सर, थोड़ा सा प्राइस रेट हाई चल रहा है बट अल्टीमेटली कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। श्याम मेटेलिक्स, ये तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, करेंटली इसका मार्केट कंडीशन अच्छा है सर, ये सब क्लोज हो चुका है, मतलब इन लोगों का मार्केट में
एक्चुअली ये सब शेयर मार्केट क्लास या शेयर मार्केट ग्रुप में डिस्कशन हम लोग का बहुत ज्यादा होता है। जो लोग शेयर मार्केट ग्रुप में हो दे ऑल नो कि ये शेयर का एप्लीकेशन कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे ये शेयर का एप्लीकेशन आया था, ठीक है, तो इसमें बीड करना पड़ा, ठीक है, इसमें बीड करना पड़ा। तो जैसे उस दिन मुझे नंदिनी पूछ रहे थे, सर ये फ्लोर प्राइस क्या होते हैं, बीड प्राइस क्या होते हैं, ठीक है सर, यही सब तो बातें आगे आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। ऐसे थोड़ा बहुत तो कंपनी लॉ भी आप लोगों को हर एक चीज का लीगल मैटर सिखाते हैं। बट हाँ सर, जब स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हो तो लीगल मैटर समझने में आपको ज्यादा सुविधा होता है, यू विल गेट बेनिफिट, बिकॉज आप मार्केट में इसके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर रेगुलर चर्चा में रहते हो, ठीक है। अगर आपका मार्केट में 500 रुपया के भी इन्वेस्टमेंट हो ना, अगर 1000 रुपये के भी इन्वेस्टमेंट हो, तो भी आप मार्केट का खबर के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो। और इसी के चलते क्या होता है ना, आप लॉ के साथ भी कनेक्टेड हो जाते हो। डजेंट मैटर, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सब कंपनी रिसेंटली मार्केट में एप्लीकेशन डाला और इनका शेयर सब्सक्रिप्शन हुआ। चलो सर कुछ खबर देखते हैं कि कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ खबर मिलता है कि नहीं। सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ खबर मिलता है कि नहीं, किसके बारे में खबर लेने का कोशिश करें। चलो सर सोना BLW के बारे में देखते हैं, सोना कॉमस्टर, एक्चुअली सोना कॉमस्टर, चलो देखते हैं सोना कॉमस्टर। सोना कॉमस्टर का जो न्यूज है क्या मिल रहा है, अच्छा क्या लिखा है देखो, सोना मेटेलिक्स सोना श्याम मेटेलिक सोना कॉमस्टर IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस, बहुत सारी जगह में आपको इसका खबर मिलेगा, ठीक है। इस फुल्ली सब्सक्राइब, क्या लिखा है सर, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है, मतलब जितना सब्सक्रिप्शन के लिए आया था, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर, जितना सब्सक्रिप्शन के लिए आया था उतना सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। ये देखो श्याम मेटेलिक सोना कॉमस्टर, इसका एप्लीकेशन डिटेल्स बता रहा है कि सोना कॉमस्टर IPO डे 3 फुल्ली हुआ है। श्याम मेटेलिक्स तो अच्छा खासा मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मुझे जितना खबर है श्याम मेटेलिक्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। किसी को पता है सर श्याम मेटेलिक्स का खबर, हेलो, किसी के पास अपडेट है श्याम मेटेलिक्स का। ये देखो सर, ना दादा। हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है श्याम मेटेलिक्स का, मतलब जैसे कि मार्केट का एक अंदाजा है कि ये प्रीमियम ज्यादा ही मतलब प्रीमियम प्राइस में मार्केट में लिस्टेड होगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर सोना BLW सोना कॉमस्टार वाज सब्सक्राइब 2.28 टाइम्स ऑफ द फाइनल डे ऑफ द, मतलब अच्छा जितना था उससे 2.28 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है सोना कॉमस्टार का, ठीक है। तो ये अभी तो एप्लीकेशन जमा हुआ है, अभी अलॉटमेंट होगा, अभी ये शेयर अलॉटमेंट होगा। ऐसे थोड़ा ज्यादा भी थोड़ा सा ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है, जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है ना दाम मार्केट में लिस्टेड दाम उतना ज्यादा हो जाता है सर, सब कॉन्सेप्ट यही है, मतलब सिंपल बात है ना, डिमांड अगर हाई हो जाएगा तो फिर दाम बढ़ जाता है ना मार्केट में लिस्टेड प्राइस। तो अभी ये कंपनी लिस्टेड हो जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो लिस्टेड जब होगा तो अलॉटमेंट करने के बाद ही लिस्टेड होगा। जैसे अगर मैं आपको रिसेंट ट्रेंड में कुछ कंपनीज के बारे में बताऊं, जैसे जो कुछ महीने पहले, फ्यू मंथ्स बैक, ओके, फ्यू मंथ्स बैक कुछ कंपनी लिस्टेड हुआ, जैसे कि एक गेमिंग कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजीज, कहाँ चला गया सर, या फिर आप कल्याण ज्वेलर्स जानते हो ना इनके बारे में। मैं आपको दोनों कंपनी के बारे में बताता हूँ, देखो नजारा टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बताता हूँ जो ऑलरेडी 1-2 मंथ्स बैक लिस्टेड हुआ था, और कल्याण ज्वेलर्स का भी बताता हूँ। तो ये लिस्टेड हो चुका है, ठीक है, मतलब इनका अलॉटमेंट कॉन्सेप्ट प्रोसेस सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ, चलो देखते हैं इसका करंट शेयर का कंडीशन क्या है। कल्याण ज्वेलर्स, इसका मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा कुछ होगा, बट अभी इसका जो डिटेल्स है कल्याण ज्वेलर्स का, 80 रुपीज लिस्टेड कितने में हुआ था कल्याण ज्वेलर्स, 86 87 दिखाई दे रहा है आप लोगों को सर, लिस्टेड हुआ था 86 87, बिकॉज मार्केट में ऐसा कुछ बिजनेस नहीं दे पा रहा है कल्याण ज्वेलर्स, तो अभी नेगेटिव मूवमेंट में ही है ये, ठीक है। फ्यूचर देख अभी गोल्ड बिजनेस के लिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर बताएगा। और सर ये नजारा टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट है, गेमिंग कंपनी है, लिस्टेड प्राइस था ऑलमोस्ट 1100 का, अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 1100 का लिस्टेड प्राइस था, लिस्टेड में ही ये ऑलमोस्ट 1600 के पास पहुंचा था, और उसके बाद अभी 1515 में आसपास चल रहा है नजारा टेक्नोलॉजीज। सर कहना क्या चाहते हो सर, ये जो आप मार्केट देख पा रहे हैं ना सर, नजारा का कल्याण का, ये सेकेंडरी मार्केट है, इसका मतलब ये सब कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो चुका है, इसका मतलब अलॉटमेंट प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। अलॉटमेंट प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड हो चुका है। आप लोग बात समझ रहे हो ना सर, बस सर लॉ को समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा था, ठीक है। तो आई होप अभी समझ में आ गया आपको। तो यही बात यहाँ पर कर रहा है कि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब समझाने के लिए मैं आपको इतना सच बोला, मतलब जब भी किसी को अलॉट किया जाता है तो उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलता है कि भाई आपको शेयर दिया गया है, आपको शेयर दिया गया है, सिंपल बात है,
ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। वेर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉस्ट और नॉट डिलीवर्ड, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉस्ट हो जाता है या फिर डिलीवर्ड नहीं होता तो क्या होगा? हर बात का लॉ आपको हर पॉइंट पे सवाल करता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है। और ये हर तो का जवाब देने के लिए ही तो लॉ को बनाया जाता है। अगर नहीं मिला तो, अगर लॉस्ट हो गया तो, अगर डिलीवर नहीं हुआ तो, अरे भाई इसी का जवाब देने के लिए लॉ को अपना प्रोविजन बनाना पड़ता है और फिर उसी प्रोविजन के बेसिस में लॉ अपना प्रोविजन बनाते हैं। देखो सर, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 states that where the instrument of transfer has been lost or instrument of transfer has not been delivered within a prescribed period, the company may register the transfer on such terms as to indemnity as the board may think fit। ठीक है, मतलब वो लॉस को भी वो टर्म्स के अंदर डालेगा जैसे बोर्ड समझेगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड बाय ट्रांसफरर होना चाहिए। साइंड बाई ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, ओके, जिनके बीच में ट्रांसफर चल रहा है उन दोनों का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रांसफरी, स्पेशली डिलीवर्ड टू कंपनी इन 60 डेज। मतलब आप कंपनी को बोलो कि भाई मैं कर रहा हूं बोल के, विथ शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिलेड डिलीवरी, ठीक है, गिव इंडेमनिटी, मतलब अगर देरी होता है तो आपको इंडेमनिटी देना चाहिए, मतलब बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं, बंगाली में हम लोग बोलते हैं इसको क्षतिपूरण, ठीक है, या क्षतिपूर्ति, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब क्या है सर? जो लॉस है उसको भरपाई करना बोल रहे हैं, सिंपल, ट्रांसफर के कारण। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बॉन्ड, अच्छा ये वाला बात थोड़ा याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बॉन्ड इशूड बाय ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई सरकारी कंपनी का बॉन्ड का बात है तो इन दैट केस ट्रांसफर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं है। इट इज प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन दैट इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 इज सो फार एज इट रिक्वायर अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी duly stamped and executed by on behalf of transferor and by or on behalf of this transferee shall not apply with respect of bond issued by a government of India। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ट्रांसफर करते, बॉन्ड बॉन्ड आप लोगों को मैंने बताया था, मैंने आपको बॉन्ड के बारे में ही बताया था, जैसे बॉन्ड मार्केट इन इंडिया के बारे में मैंने आपके साथ बात किया। हर क्लास में मैं बताता रहता हूँ सर, ये सब लॉ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बना हुआ है, सिर्फ लॉ के लिए लॉ नहीं बना है। आप लोग ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हो, जरूरत पड़ने से शेयर मार्केट का नॉलेज और बढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, जो आपको ठीक लगे, बट आप लोग अगर जितना प्रैक्टिकल कनेक्टेड रहोगे उतना। देखो सर, मैं एनएससी के साइड में आया, यहाँ पर आप बॉन्ड देख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनीज का बॉन्ड है, जैसे कि एनएचएआई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, आरईसीएल एलटीडी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, फिर आपका है आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है। इनका बॉन्ड मार्केट में बिक रहा है सर, इनका बॉन्ड मार्केट में सेल हो रहा है। तो बॉन्ड ट्रांसफर के केस में जैसे एनएचएआई, फिर आपका हो जाएगा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, इनमें से कुछ कुछ कंपनी तो स्टॉक मार्केट में भी है सर। इनमें से कुछ कंपनीज तो स्टॉक मार्केट, जैसे एनएचएआई स्टॉक मार्केट में नहीं है, ठीक है। देखते हैं सर एनएचएआई है कि, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, एनएचएआई प्रॉपर्ली स्टॉक मार्केट में नहीं है, कंपनी तो है, जैसे कि एनटीपीसी है, एनटीपीसी का है, ये देखो सर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब जिसके कारण हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चलता है, सरकारी लेवल में जो ट्रांसमिशन होता है ना, नेशनल थर्मल पावर, मतलब थर्मल के थ्रू से जो पावर जनरेट होता है ना, हमारे आपके घर में पूरा भारत का 80% इलेक्ट्रिसिटी, मोर देन 80% थर्मल पावर जनरेट करता है, और पूरा भारत में जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है थर्मल प्रोजेक्ट का, वो यही कंपनी करता है। सर लास्ट एक दिन में डाउन है, बट अगर आप लास्ट 5 सालों में इसका डेटा देखो तो कुछ अप डाउन चल रहा है। कभी 50 रुपीज हुआ करता था, कभी 250 भी जा गया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा इसका थोड़ा सा साइडवेज बोल सकते हो आप, नॉट वेरी अप नॉट वेरी डाउन, ठीक है सर। चलो, स्टॉक मार्केट तो आप लोग जितना आगे आगे चर्चा करोगे सीख जाओगे, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये मेन पॉइंट है सर। मैं आपको शेयर मार्केट इसलिए नहीं दिखाता कि आप शेयर में इन्वेस्ट करो, लॉ के क्लास में, शेयर मार्केट के क्लास में ऑब्वियसली रीजन होता है, बट लॉ के क्लास में मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज कनेक्टेड है, और कुछ नहीं। मेरा और कोई मानसिकता नहीं है, ना तो मुझे मेरे को कोई कंपनी यहाँ पर बोला है कि भाई आप दिखाओ और मेरा शेयर खरीदने के लिए बोलो, नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपको इसलिए दिखाता रहता हूँ कि जो भी पढ़ाई हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ये सब रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई। ओके,
अच्छा, प्रोवाइडेड दैट एन इंटीमेशन बाय द ट्रांसफरी स्पेसिफाइंग हिज नेम। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड के केस में प्रोवाइडेड दैट एन इंटीमेशन बाय द ट्रांसफरी स्पेसिफाइंग हिज नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी अलोंग विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द बॉन्ड। बस यही है। ओके, और क्या बात कर सकते हैं सर? सेक्शन 56 सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी कंपनी है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। द अबव एक्सेप्शंस आर एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट कंपनी व्हिच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग। अच्छा, ये जो एक्सेप्शंस है ये उन मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 137 के थ्रू से रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनुअल रिटर्न का जो है सेक्शन 92 के थ्रू से रजिस्टर के पास जमा नहीं किया, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है सर कि आपको प्रॉपर फॉर्म नहीं जमा करने का जरूरत नहीं है ट्रांसफर के लिए, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिनका कुछ भी रिटर्न फाइलिंग का डेटा मिसिंग है, या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिकॉर्ड है, जो एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है कंपनी को, वो अगर मिसिंग है तो फिर ये एक्सेप्शन है उनके लिए कि उनको दिखाना पड़ेगा, उनको सारा का सारा डिटेल्स जमा करना पड़ेगा फॉर्म का डिटेल्स की ट्रांसफर का जो भी बॉन्ड के केस में, ठीक है। ओके सर। अच्छा, पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1। पॉइंट टू बी नोटेड सर। बोलते कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, सॉरी 56 सबसेक्शन 2, द पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर द पावर ऑफ कंपनी to register shall not be affected by the provisions contained in 56 subsection 1. Accordingly, the company is empowered to register if it receives an intimation of transmission of any right to securities by operation of law from any person to whom such right has been transmitted. In other words, there is no need for submission of instrument or transfer in case of transmission of share. मतलब अगर बात ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का हो तो फिर इन दैट केस इंस्ट्रूमेंट सबमिट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो ऑटोमेटिक है सर, वो तो ऑटोमेटिक है कि मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, ट्रांसमिशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। ये देखो ट्रांसफरी, ये देखो, इज ए ट्रांसफर डीड कंपलसरी? ट्रांसफर के केस में यस है, बट ट्रांसमिशन के केस में नो है सर। ट्रांसफर के केस में ऑब्वियसली ट्रांसफर डीड जरूरी है, बट ट्रांसमिशन के केस में ट्रांसफर डीड जरूरी नहीं है। सर आप लोगों को बोलो सर, समझ में आ रहा है ना सर पॉइंट्स? हेलो, मैं बहुत सर देर से, हाँ बोलो सर बोलो। है ये दादा। ट्रांसमिशन का केस जो है ना, उसमें तो ऑपरेशनल बाय लॉ है, तो फिर डिसाइड कैसे करेगा कि किसको देगा? क्योंकि ट्रांसफर में तो मेरा मर्जी में जिसको भी दे, और उसमें ठीक है डेथ बोला और फिर लुनेटिक बोला, पर कैसे पता चलेगा कि इसको देने से ही राइट डिसीजन है? चलो सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो सर, तीन चार एरिया होता है ना कि अगर आप किसी को ट्रांसमिशन करते हो, मैं आपको आगे ट्रांसमिशन का पूरा डिटेल्स है, ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ। हाँ, ट्रांसमिशन का पूरा डिटेल्स है कि किसको देना है, क्यों देना है। ऐसे देखो कुछ कॉमन सेंस भी है कि जैसे लीगल हेयर का मतलब क्या है कि किसी के नाम पे ऑलरेडी वो विल बना के गया है कि मेरे बाद इसको देना चाहिए, तो इन दैट केस उसको चला जाएगा। अगर कोई विल नहीं है तो पापा का शेयर्स वगैरह उसके बच्चे लोगों को मिल जाता है, ये भी बाय डिफॉल्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखते हो, अगर इंसॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट देखते हो, तो इंसॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो जो लोग सर लिक्विडेटर होता है ना, लिक्विडेटर समझते हो? मतलब मानो कि आपका प्रॉपर्टी है और आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, ठीक है, या फिर आपका कंपनी है, आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो फिर क्या होगा सर, आपका कंपनी का डिटेल जो भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, जो भी एसेट्स वगैरह है, उसको धीरे धीरे लिक्विडेट करना पड़ता है। लिक्विडेट करके जिनको जैसे जैसा मिलना चाहिए, जैसे नॉर्मली कौन होते हैं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वैल्यूअर, ठीक है। वो होता है ना सर, मैं आपको वैल्यूअर के बारे में बताया। मतलब जैसे ही कोई कंपनी बंद वगैरह होता है तो उसका एसेट का जिसके जिसके चार्ज था, ठीक है, चार्ज का एक चैप्टर आएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चार्ज ही बताने वाला हूँ। मतलब जिनको मिलना है उनके पास चला जाएगा। जब भी कोई कंपनी बंद वगैरह हो जाता है, जब भी कोई इंसान का प्रॉपर्टी के बाद उनको एक मतलब प्रॉपर्टी उनका जो डेथ के बाद किसी को जाएगा, तो फिर इंसॉल्वेंट हो गया वो, तो फिर किसी को कमिटमेंट था उसका, जो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया, तो इंसॉल्वेंट बंदे का जो डिटेल्स है वो उसी को जाना चाहिए जिसके पास उनका बाकी वगैरह मार्केट में है। तो इन दैट केस जो लिक्विडेटर होता है ना सर,
सरकारी लिक्विडेटर भी हो सकता है पर्सनल प्रॉपर्टीज के केस में, और गवर्नमेंट जब कंपनीज हो तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या करते हैं सर, कंपनी पे कोई लिक्विडेटर लगाते हैं। जैसे नॉर्मली जो बिजनेस बैलेंस शीट वगैरह समझते हैं ना, लाइक चार्टर्ड, लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट, लाइक कंपनी सेक्रेटरीज, इनका ही काम होता है वो कंपनी को लिक्विडेट करता है और लिक्विडेट करके सभी के अंदर बांट देता है, जिसको जिसको जैसा जैसा हक है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिसाइड होता है कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। आप लोग बात समझे सर? हाँ ज्योति, सर बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। थैंक यू सर। जैसे आप लोगों को मैंने एक स्टोरी बार बार सुनाता रहता था, ये एक स्टोरी है सर, बहुत बार मैंने क्लास में डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। इसे फॉर एग्जांपल जब कोई कंपनी बंद होता है, ये कहानी आप लोग बहुत बार मेरे मुंह से सुने होंगे कि जब भी कोई कंपनी बंद होता है, ठीक है, बंद होता है मतलब लिक्विडेट होता है। ऐसे बहुत कंपनीज है सर जो लिक्विडेट हो चुका है, ठीक है, बहुत कंपनी है जो लिक्विडेट हो चुका है। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस है सर, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुका है ना सर, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुका है। या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, ये सत्यम कंप्यूटर्स बिक चुका है। बहुत सारे कंपनीज आ रहा है जा रहा है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि और एक बहुत बड़ा कंपनी है, जैसे कि अरे इसका नाम ये अपना रिलायंस कम्युनिकेशन भी बिकने के कगार पे है सर, प्रोसेसिंग में है। अब देखो क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी कोई लिक्विडेट होता है ना, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होता है, लिक्विडेशन के पीछे नॉर्मली बैंकरप्सी का कॉन्सेप्ट चलता है, इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ऐसे केस में कंपनी में ना जिनको जिनको पैसा मिलना होता है वो लाइन लगाते हैं कि भाई मेरा पैसा बाकी है मुझे दे दो। ये बोलता है मेरा पैसा बाकी है मुझे दे दो, ठीक है। फिर और एक जन बोलता है मेरा पैसा बाकी है मुझे दे दो। सबसे पहले कौन लाइन लगाता है? हक किसको है सबसे पहले? कंपनी के एसेट पे सबसे पहले हक किसका होगा? डिबेंचर होल्डर्स प्रेफरेंस का। शेयर। वेरी गुड सर, जो कंपनी को लोन दिया था, डिवेंचर और लोन होल्डर वाले, ठीक है। कंपनी बैंकरप्टेड है सर, कंपनी बैंकरप्सी चल रहा है, इसका बैंकरप्सी का जो प्रोसीडियर है वो बैंकरप्सी कोड लागू हो गया है इस पे, बैंकरप्सी प्रोसीडियर चल रहा है, लिक्विडेट किया जा रहा है, सबसे पहले डिवेंचर या लोन वाले आएगा, ठीक है। मतलब जिनके पैसे से बिजनेस चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रेडिटर को साइड कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर के पैसे से नहीं चलता है, क्रेडिटर के रॉ मटेरियल्स का बाकी वगैरह रहता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी देखा जाता है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ कैपिटल के केस में बात कर रहा हूँ। सेकेंड में आएगा प्रेफरेंस वाले, है ना, सेकेंड में आएगा प्रेफरेंस वाले, लास्ट में धिनाधीन धा, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन है? ये बावड़ा हो गया सर। ये पूरा बावड़ा हो गया, मतलब इसको पता है कि क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इक्विटी वाले, ठीक है, धिनाधीन धा नाच रहा है, इसलिए नाच रहे, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी नाच लेते हैं बाद में नाचने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा आंख बना लिया। ये इक्विटी वाले हैं, ये इनको गुड़ भी ज्यादा मिलता है, इनको गुड़ भी ज्यादा मिलता है, बट जब लॉस होता है तो इनको भुगतना भी पड़ता है। अगर कुछ बचेगा तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं। सर यही लोग कौन है सर? जो लोग स्टॉक मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करता है, किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर को होल्ड करता है, ठीक है। बट ये लोग सर तो लोन वाले हैं और ये तो प्रेफर्ड वाले हैं। मतलब ये तो बोल के रखा था कि भाई प्रेफर्ड का शेयर होल्डर हूँ, आपके दुख के टाइम पे मैं नहीं रहूंगा, ठीक है, सुख के टाइम के लिए हूँ, तभी तो प्रेफर्ड, ठीक है। और ये सुख दुख की साथी है सर। इक्विटी वाले कौन होते हैं? सुख दुख की साथी, तभी तो ट्रू हो आप। इक्विटी वाले मतलब ट्रू ओनर, ट्रू ओनर। अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो, मुकेश अंबानी जितना सुख दुख उठाते हैं आप भी उतना ही सुख दुख उठाओगे, ठीक है। अदानी में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया रिसेंट में, ठीक है, मेरा भी है सर। तो अदानी को लेके सबको बहुत टेंशन चल रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अभी, ठीक है, नहीं तो बात खत्म नहीं होगा। जैसे अदानी गैस, ठीक है, दो कंपनी है अदानी का, जिसका पूरा मतलब ट्रेडिंग फ्रीज कर दिया है सर मार्केट, बिकॉज मार्केट में एक न्यूज आया है, कुछ इलीगल अकाउंट ऐसा कुछ मॉरिशस के थ्रू से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया एनएसडीएल ने कि ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास, 43,000 समथिंग ऐसा कुछ अमाउंट है, जिस अमाउंट को मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अमाउंट कितना सही है जो अदानी में इन्वेस्ट किया है, एक अदानी गैस में और एक आपका अदानी बोलो सर, अदानी पावर ना,
अदानी पावर। अदानी गैस एंड अदानी पावर, ये दोनों शेयर को फ्रीज कर दिया। देख सकते हो आप कि लास्ट मतलब डेली जो ट्रेडिंग होता है वो ट्रेडिंग कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एवरी डे मार्केट में कंपनी का शेयर जो है प्रोमोटिंग लेवल में या फिर जो ये लेवल में थोड़ा थोड़ा करके इसका वैल्यूएशन कम होते को जा रहा है सर। ठीक है, लास्ट 5 दिन में कंपनी देखो सर स्टेप करके 140 से लेके 114 तक में आ गया। ठीक है, तो ये इसका पूरा अलग कहानी है कि इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, वो शेयर मार्केट का पूरा एकदम प्योर कॉन्सेप्ट है कि सर इसके पीछे क्या काम किया। बेसिकली सर मार्केट ज्यादा ओवर सेल हो गया। ठीक है, और मार्केट में इसके लोग एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट इसका डाउन जा रहा है। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास शेयर होल्डिंग है। तो जो जिन लोगों ने भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में, अभी सर देखो ये कंपनी थोड़ी ना बंद हो रहा है, कंपनी बंद तो नहीं हो रहा है, ये तो बस कंपनी को लेके एक नेगेटिव वातावरण है। कुछ रिपोर्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स का, इनके बारे में कुछ ऐसा बोला जिसको लेके अभी प्रूफ कुछ नहीं हुआ है, कंफर्म कुछ नहीं है। बट सर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, मतलब वो लोग इतना रिस्क लेना पसंद नहीं करता, वो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग में ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है तो मार्केट सेंटीमेंट का में काम करता है। सेंटीमेंट में काम करता है, तो वो जब भी किसी के बारे में नेगेटिव सुनता है वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है। ठीक है, अब ऐसे हालत में जो लोग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, जो लोग कंपनी को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, जो कंपनी को छोड़ नहीं रहा है, जो कंपनी में होल्डिंग करके रखा है, किसकी तरह, गौतम अदानी की तरह। ठीक है, जस्ट लाइक गौतम अदानी जो कंपनी का कौन है, बेसिकली कंपनी का मेन ओनर है। मतलब आप गौतम अदानी की तरह अगर शेयर को होल्ड करके हो और आप कंपनी के साथ मतलब शेयर में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये मेरा भी थोड़ा बहुत मानना है कि कुछ ना करो, छोड़ दो। ठीक है, तो जिन्होंने भी मुझे पूछा मैं तो बोला कुछ ना करो, ना तो सेल करो ना तो बाई करो, चुपचाप छोड़ दो। कुछ देर बाद कुछ तो सिचुएशंस क्रिएट होगा, ऐसे वैल्यूएबल कंपनी है, फ्यूचर में इसका बिजनेस अच्छा जाएगा। ठीक है, करंट गवर्नमेंट के साथ भी इसका जो इंटीमेसी है बहुत ही अच्छा है। तो इस केस में अगर देखा जाए, लेकिन सर जो लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट के साथ कनेक्टेड था वो लोग थोड़ा डर गए सर। लेकिन मेरा आपको कहना इतना है कि जो लोग इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना सर, वो कंपनी का सुख दुख दोनों के साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग प्रेफर्ड होता है उनको ये सब नहीं पता कि वो प्रेफर्ड वाले तो इसके ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रेफर्ड के लिए है ही नहीं। प्रेफर्ड वाले इसके अंदर आता ही नहीं, आना ही नहीं चाहता, ये अप डाउन में प्रेफर्ड वाले आना ही नहीं चाहता। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई मैं इतना जमा करूंगा आपके कंपनी में, मुझे तो इतना फिक्स्ड अमाउंट आप दे दीजिए ना, अपना टैक्स देने के बाद देना। ठीक है, इंटरेस्ट वाले का क्या है सर, आप लोग ये स्टोरी कभी ना भूलना, ये स्टोरी कभी ना भूलना। मैं आपको स्टोरी अभी बता देता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, किसी भी बिजनेस का आधार होता है उसका सेल्स, सेल से ही जनरेट होता है रेवेन्यू। तो बिजनेस शुरू होता है सर, बिजनेस का जो स्टार्टिंग है, बिजनेस चल रहा है, इसका प्रमाण मिलता है बिजनेस के सेल से। सेल से बिजनेस क्या करता है, उसका डे टू डे जो एक्सपेंस है वेरिएबल कॉस्ट को लेस करता है। प्लीज पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, आपका बिजनेस दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। सेल से जब वेरिएबल कॉस्ट चला जाए तो इसको बोलते हैं सर कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन। बहुत लोग जानते हो आई नो, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लॉ में बहुत लोगों को जरूरी होता है, बहुत लोग फाइनेंस अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करना पड़ता है तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब जो छोटा मोटा प्रॉफिट है बट नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट, यहां से फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ता है। तो जो अमाउंट मिलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सर ईबीआईटी या ईबीडीआईटी। मैं ईबीआईटी मान के चलता हूँ, अभी डिप्रिसिएशन को यहाँ पर मैं देता नहीं। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर ये इंटरेस्ट किसके लिए, लोन या डिवेंचर वाले के लिए, है ना। इंटरेस्ट किसका, बोलो ना सर, ये इंटरेस्ट किसका, आईटी मतलब इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स, टैक्स इज फॉर गवर्नमेंट, ओके। ये इंटरेस्ट इज फॉर लोन एंड डिवेंचर होल्डर के लिए। तो अभी कंपनी का पहला दायित्व क्या है, कंपनी का पहला दायित्व होता है सर वो अपना इंटरेस्ट होल्डर को इंटरेस्ट दे सबसे पहले। ये प्रॉफिट है, बट इस प्रॉफिट से कंपनी सबसे पहले अपने लोन या डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पे करेगा। ये रूल है सर, ये बिजनेस का नियम है। मतलब बिकॉज वो बाहर वाले हैं, वो अंदर वाले नहीं है, इसलिए बाहर वाले का पैसा सबसे पहले, तो वो अंदर वाले नहीं है सर, कंपनी का अंदर के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो बाहर के साथ कनेक्शन है। पैसा दिया, बिजनेस करो, उनका इंटरेस्ट दो। इसके बाद जो बचता है ना सर, इसको बोलते हैं ईबीटी और पीबीटी। लेकिन अभी सरकार बोलता है ठीक है भाई बाहर वाले का दे दिया, हम हमें भी दे दो, टैक्स दे दो सर सरकार को। टैक्स देने के बाद आपके पास क्या बचता है बोलो तो सर, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दिया जाता है।
अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी के पास है तो मैं मान के चलता हूं कि है, तो प्रेफरेंस वाले ना पैट के बाद लेते हैं। तो इसको प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर क्यों होते हैं बोले तो फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट वाले, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है ना सर। हेलो, कंपनी जब लोन उठाते हैं उसका इंटरेस्ट भी तो फिक्स्ड होता है और प्रेफरेंस का इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, लेकिन सर फिर भी इसको शेयर बोला जाता है बट ये इंटरेस्ट है। तो फिर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क हो गया? प्लीज टेल मी एनीवन, क्या मेन डिफरेंस हो गया प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर होल्डर में? एक आफ्टर टैक्स आइटम है और एक बिफोर टैक्स आइटम है। थैंक यू सर। प्रेफरेंस वाले को टैक्स देने के बाद ही पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट का टैक्स देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो प्रेफरेंस वाले को मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट वाले को सर गवर्नमेंट से पहले हक है, टैक्स से पहले उनको हक है। इसीलिए क्योंकि टैक्स के बाद देना पड़ता है तो ये शेयर होल्डर का कैरेक्टर है। ये किसका कैरेक्टर है? शेयर होल्डर का कैरेक्टर है। तो शेयर इसका मतलब इसको इसीलिए प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन डिवेंचर का फिक्स नेचर का हैबिट भी है, कैरेक्टर भी है, और इसके अंदर इक्विटी का आफ्टर टैक्स पेमेंट का भी कैरेक्टर है। ठीक है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा सर। पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचा है इसको हम लोग बोलते हैं सर अर्निंग फॉर इक्विटी। और इस अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो भी है कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर, इसके अंदर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है सर? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इस तरह से कंपनी का पर शेयर का अर्निंग को निकाला जाता है। और ये जो पोएट्री मैंने आप लोगों को सिखाया इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनकम स्टेटमेंट। तो क्या आप लोगों को हक समझ में आ रहा है? किसका कितना हक है? प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, डिवेंचर हो, हक समझ में आ रहा है सर? ये थोड़ा मुझे फाइनेंस में जाना पड़ा बिकॉज फाइनेंस आपको एक्चुअली कैलकुलेटिव जो हक है ना, अधिकार के बारे में बताते हैं। ये तो लॉ है, लॉ आपको लीगल रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। टेल मी सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, बोलो सर बोलो, किसी को कोई सवाल चल रहा है क्या मन में? हाँ सर, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके सर, आप लोगों का चुप्पी मतलब मैं हाँ मानूंगा। ओके ओके सर। प्रोसीडियर फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टली से पेड शेयर्स, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर किसी शेयर का पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ, अगर किसी शेयर का पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं होता है तो उसको पार्टली पेड बोलते हैं ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर अलोन। तो ऐसे केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा सर। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन एंड रिलेट्स टू पार्टली पेड शेयर्स, मतलब वही 10 का शेयर था, एप्लीकेशन जमा किया, अलॉटमेंट जमा किया, कॉल मनी बाकी है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया 10 रुपीज का शेयर है। ओके, 10 रुपीज का शेयर है। 10 रुपीज किस चीज का? 10 रुपीज है फेस वैल्यू सर, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू पर शेयर 10। इसमें से पेमेंट आपने पूरा नहीं किया, प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी में भी हो सकता है। इसमें से 6 पेमेंट है लेकिन अभी भी 4 बाकी है, अभी भी 4 ड्यू है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पार्टली पेड शेयर। ओके, तो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसे पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर होता है तो उसके साथ क्या होता है। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 3 आपको ये मौका देता है समझने के लिए कि वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन एंड रिलेट्स टू पार्टली पेड शेयर, द ट्रांसफर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस द कंपनी गिव्स द नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड to the transferee and the transferee gives no objection to the transfer within 2 weeks from the receipt of the notice। अगर ट्रांसफरी नो ऑब्जेक्शन 2 सप्ताह के अंदर नहीं बताते सर, पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ट्रांसफरी को 2 हफ्ता के अंदर कंपनी को बताना पड़ेगा। Subscribing the above position, Rule 11 subsection 3 of companies share capital and debenture rule 2014 states that a company shall not register a transfer of partly paid shares unless the company has given notice in the form number SH5
to the transferee and the transferee has given no objection to the transfer within 2 weeks from the date of receipt of notice. अगर वो नो ऑब्जेक्शन नहीं बताता है तब तक इसको रजिस्टर नहीं करेगा कंपनी। कौन सा फॉर्म नंबर में सर? SH5 में, शेयर होल्डिंग 5, SH बेसिकली शेयर होल्डिंग 5, ठीक है। SH आप शेयर होल्डिंग मत बोलो, SH बोलो। एग्जाम्पल देखो सर, मजा आ जाएगा। हिमांशु हैज रिसीव्ड ए नोटिस फ्रॉम चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से एक नोटिस मिला ऑन 7th of August 2019 को, इंटीमेटिंग दैट शेफाली हैज सबमिटेड ए ट्रांसफर डीड। शेफाली बोल के कोई है जो ट्रांसफर डीड सबमिट किया है कंपनी के पास, ड्यूली साइंड बाय हर फॉर ट्रांसफर ऑफ 500 पार्टली पेड शेयर्स। 500 पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर करेगा। ₹6 पेड अप है आउट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर। 10% पेड, तो टोटल शेयर का फेस वैल्यू था, उसमें से 6% करके पेमेंट किया है, बट अभी 4% अभी भी बाकी है इन हिज नेम। हिमांशु एज ए ट्रांसफरी मस्ट रेज हिज ऑब्जेक्शन, अगर ऑब्जेक्शन उसको उठाना है टू द प्रोपोज ट्रांसफर और पार्टली पेड शेयर लेटेस्ट बाय सर 7 तारीख से 2 हफ्ता, मतलब 7 तारीख से 2 वीक्स, आपको विद इन 2 वीक्स बताना पड़ेगा अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो। लेटेस्ट बाय 21 अगस्त। देखो तो 7 तारीख से 21 अगस्त 2 हफ्ता होता है सर, 2 वीक्स होता है। हेलो हाँ ओके सर, समझ गए आप लोग? समझ गए हिमांशु और शेफाली का खेल? किसी को कोई डाउट है तो बोलो सर। दीक्षा, नंदिनी, ज्योति, रोशनी, बोलो सर, किसी को कोई डाउट? विशाल बोझा যাচ্ছে? ना सर। ओके सर, यस ओके सर, ठीक है, थैंक यू। कभी कभी पूछ लेता हूँ तो फिर मुझे भी थोड़ा तसल्ली होता है। टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, डिलीवरी कितने दिन के अंदर करना है? सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 आपको डिलीवरी के बारे में बताते हैं सर। द टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट अकॉर्डिंगली एवरी कंपनी शैल अनलेस प्रोहिबिटेड बाय, ठीक है, अगर कुछ प्रोहिबिशन है तो उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कुछ प्रोविजन देके रखता है ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी डिलीवर द सर्टिफिकेट ऑन ऑल द सिक्योरिटीज अलॉटेड ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड। तो इसका पूरा देख के रखा है क्या कौन सा केस में कितना दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, अगर वो मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना सर, MOA, ठीक है, अगर मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है तो टाइम पीरियड फॉर डिलीवरिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज अलॉटेड ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जैसे ही होता है इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर बाय ए कंपनी, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर बाय ए कंपनी विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से 2 महीने के अंदर। इन द केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज के केस में विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month, 1 महीना एक्चुअली। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का केस में देखो सर, ये MOA के केस में मेमोरेंडम आपने इशू किया, कंपनी का शेयर आपके नाम पे दिया जा रहा है तो 2 महीना, कंपनी इनकॉर्पोरेट से लेके 2 महीने के अंदर जो लोग कंपनी का मेमोरेंडम सब्सक्राइब करेगा, शेयर होल्डर बनेगा, उनको दिया जाएगा। जब अलॉटमेंट किया जाता है तो विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, जैसे कि जिस पॉइंट में हम लोग करेंटली ज्यादा चर्चा कर रहा है, इसके केस में सर 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, 1 महीना टाइम है आपके पास। और इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, अगर बात शेयर्स का छोड़ के डिवेंचर का हो जाए तो फिर विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। डिवेंचर के केस में ये 6 महीना तक का टाइम है, 6 months तक का टाइम होगा आपको, जिसके अंदर आपको अलॉटमेंट के बाद 6 महीने के अंदर आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए। टाइम पीरियड इतने दिन के अंदर डिलीवरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बोलो सर, पॉइंट क्लियर हुआ? लो पॉइंट क्लियर हुआ ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस है दादा। सिक्योरिटीज डील्ड विद इन ए डिपोजिटरीज, डिपोजिटरी मतलब आप लोग जानते हो, 2 डिपोजिटरी का नाम कोई बोलेगा? रिसेंटली जो अदानी का कंप्लीट मतलब प्रॉब्लम हुआ है सर, वो डिपोजिटरी को लिए NSDL लेके CDS। हाँ वेरी गुड सर। ये रिसेंट जो अदानी का जो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, अदानी का जो रिसेंट जो न्यूज, अगर आप लोग खबर रखते हो, थोड़ा सा खबर रखा करो, मैं आपको जरूर बोलूंगा। इसका जो रिसेंट न्यूज हुआ है वो एक्चुअली NSDL को लेके ही प्रॉब्लम हुआ है, जिसके बारे में किसी एक रिपोर्टर, जो फाइनेंशियल न्यूज रिपोर्टर है सर, ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है ना, ठीक है,
अगर किसी को भी जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, मतलब चार्टर्ड कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो करेंटली, ठीक है, आप आराम से बाद में जर्नलिज्म पे जा सकते हो, वो भी फाइनेंशियल जर्नलिज्म पे। अच्छा करियर है ये। सुचेता दलाल जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को उठाया, ठीक है, ये अच्छा खासा है। आप लोग अगर ये देखोगे ना तो वहां पर भी आपको एक समझ में लेडी आएगा। है। हाँ, लेडी ऑब्वियसली, ठीक है, फाइनेंशियल जर्नलिज्म करते हैं सर, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स में साथ काम करते हैं, या बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं, बहुत सारे हैं, मिंट है आपका, कोई ब्लूमबर्ग है, बहुत सारे कंपनीज है। तो ये भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपना मतलब किसी के अंदर अगर वो जर्नलिज्म का भूत है अंदर, ठीक है, रिपोर्टर बनना चाहता है तो बन सकते हो सर। करियर है ये, मैं जरूर बता सकता हूँ, बहुत अच्छा करियर है। अच्छा सर, लेकिन मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, रुको। सुचेता दलाल का न्यूज, अदानी सुचेता दलाल, मोस्ट प्रोबब्ली सी इज द जर्नलिस्ट। ये देखो सर, देख पा रहे सर आप लोग? एबीपी लाइव में ये स्पेकुलेशन अराइज over Suchita Dalal's cryptic tweet as Adani share tanked 20%. The three overseas fund, Albula Investment, Cresta and APPS Investment Fund together own 43,500 crore worth of shares in 4 Adani Group companies. और इसको लेके अल्टीमेटली एनएसडीएल है, देखो सर, आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी froze the accounts of 3 foreign funds that have investment in Adani Group companies. Shares of Adani Group tanked by 20% on early trade on Monday. Now there are speculation that this is the result of finance journalist सुचेता दलाल cryptic tweet from Monday. ये देखो उसने ट्वीट किया था, another scandal hard to prove outside the black box of information available with SEBI tracking system is the return of an operator of the past who is relentlessly रिगरिंग प्राइसेस ऑफ वन ग्रुप। मतलब एक ही कंपनी का शेयर इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था, तो इसको लेके इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब तो ये सभी का काम है, वो प्रूव करेगा आगे जाके से, एनएसडीएल में उस पर काम करेगा कि सच में क्या उनका जो फंड है वो मतलब आउटसाइड फंड का जो ब्लैक बॉक्स फंड है, मतलब किसी भी तरह का फ्रॉड फंड है, कोई गलत फंड है। अगर फंड गलत है, फंडिंग गलत है, तो ऑब्वियसली सेबी ट्रैकिंग में समझ में आएगा, ठीक है। ऑल दो फॉरेन एंटिटीज स्पेशलिटी एंड दैट ऑफ ए फॉर्मर एफएम, नथिंग चेंजेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली इनका ये था, ट्वीट था। और उसके बाद मार्केट में कंपनी का क्या हो रहा है ये सभी कोई हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट सेबी है, एक्चुअली ये काम किसका है, केवाईसी का काम है कि जिनका मतलब जिसका डेटा हम देख, मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट है उसका डेटा चेक होता है, केवाईसी नॉर्म्स चेक होता है, ठीक है। यही सब लीगल काम होता है सर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि लीगल कॉन्सेप्ट में जो देखभाल होता है ना सेबी या कंपनी रिलेटेड मैटर पे, तो ये सीएस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो कंपनी के अंदर जब काम करता है तो उनको भी देखना पड़ता है। तो ये एक्चुअली अदानी का काम नहीं था, ये एक्चुअली सेबी का काम है, एनएसडीएल का काम है, ठीक है। तो SEBI had revamped to know your customer documentation for APIs in line with PMLA. Funds were given time till 2020 to comply with the new norms. Falling with their demat account would be frozen. Under the new rules, if foreign APIs were required to submit few additional details, including disclosure on common ownership and personal details of key employees of the fund, such as fund manager. SEBI is reportedly investing whether there has been price manipulation in Adani Group stock, which have gained between 200% and 1000% in the past 1 year. एक साल में 200% से लेकर 1000% का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। तो इसके बारे में अभी सवाल जवाब चल रहा है, ठीक है। अभी सेबी देखते हैं सेबी क्या करता है, ऑडिट वगैरह होगा ऑब्वियसली, मुझे ऐसा लगता है। तो उसी में प्रूव होगा कि इसमें कितना स्कैंडल है और कितना प्रॉब्लम है, ठीक है। कितना प्रॉब्लम है, कितना अभी इनका लड़ाई चल रहा है। ये अपना करियर देख रहा है, ये भी अपना करियर देख रहा है, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेड में अदानी वर्ल्ड का मतलब लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट पर्सन हुआ सर, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट पर्सन। इन्होंने भी अपना करियर में अच्छा खासा मतलब एक अनदर ये अच्छा मतलब फेमस जर्नलिस्ट है सर। तो इनके लिए भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, ठीक है। इनके ट्वीट नहीं मार्केट में इतना बड़ा खेल खेल दिया सर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि डिपॉजिटरी का डीलिंग्स भी बहुत वाइटल होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 where the securities are dealt within a depository, the company shall intimate the details of allotment of securities to depository immediately on allotment of such securities. क्या सर आप लोग समझ पा रहे हो कि ये जो रिसेंट केस हुआ है और अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कितना कनेक्टेड है? हेलो सर, ये जो रिसेंट मार्केट का खबर है उसके साथ करंट का जो पढ़ाई का चल रहा है, ये तो इत्तेफाक है, ठीक है। ये तो इत्तेफाक है, मतलब कोइंसिडेंस है, बट फिर भी इट्स वेरी वेरी कनेक्टेड सर, ईच एंड एवरी पॉइंट। प्रिया है क्या? प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है। प्रिया, प्रिया आपको समझ आ रहा है कुछ?
ठीक है, प्रिया का साउंड नहीं आ रहा है, वो प्रिया का भी कुछ माइक का इशू रहता है, मुझे हमेशा बोलता रहता है। अच्छा देखो सर, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिजीज्ड पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो सर, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिजीज्ड पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। According to section 56 subsection 5, the transfer of any securities or others interest of a deceased person in a company made by his legal representative, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब सर जिनको मैंने जो मेरा लीगल हेयर है, जिनको या फिर जिनको मैंने बोला कि भाई ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है बाय लॉ वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो 56 सबसेक्शन 5, द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन इन ए कंपनी मेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल इवन इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट ए होल्डर देयरऑफ। मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक का होल्डर नहीं है, स्टॉक को होल्ड नहीं कर रहा है, बट फिर भी अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव thereof be valid as he had been the holder at the time of execution of the transfer instrument of transfer। मतलब बात को समझो सर, सिक्योरिटी ट्रांसफर कौन कर रहा है? डिजीज पर्सन का, मतलब जो गुजर गए हैं, ठीक है, डिजीज पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर कर रहा है, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर कर रहा है, बट उसके पास अभी होल्डिंग नहीं है। चलो सर एग्जाम्पल देखते हैं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 5 पे एग्जाम्पल देखते हैं, मजा आ जाएगा सर। रियल लाइफ में कितना सारा केसेस हो सकता है, उस केस के साथ आप लोग भी कनेक्टेड हो रहे हो एक एक एग्जाम्पल के साथ, वो भी रियल लाइफ भी बीच बीच में आ रहा है सर। मतलब रियल लाइफ मतलब हाल ही में चल रहा है, मतलब करेंट मार्केट खबर है ये सब। रिचा डानियल का केस देखो सर, आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट सक्सीडेड टू 7,000 शेयर्स, कितना शेयर मिल रहा है उनको? 7,000 शेयर मिल रहा है, 100 करके ईच अलॉटेड टू हर लेट फादर अलेक्जेंडर दानियल बाई स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, कंपनी का नाम है, टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ हर कजिन, टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ हर कजिन, क्या नाम है कजिन का? क्या नाम है सर? क्या? स्टेसली। ओके चलो स्टेसले, जो भी होगा, स्टेसले जो भी नाम है, टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ हर कजिन स्टेसले, ही वांट्स टू ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर करना चाहते हैं कौन? रिचा दानियल। ओके, शेयर का होल्डर सक्सीडेड एक्चुअली उसी को मिलेगा, वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। उनका पापा कौन है? अलेक्जेंडर दानियल। स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का 7,000 शेयर 100 करके एक शेयर का चल रहा है, वो अपना क्या होता है सर, कजिन का डेब्ट पे करना चाहता है, वांट्स टू ट्रांसफर होल ऑफ दी 7,000 शेयर्स टू हर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, स्टैम्प लगा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर व्हिच हैज बीन साइंड बाय हर एज वेल एज उनका कजिन स्टेसले। मतलब ट्रांसफरी, स्टेसले यहाँ पर कौन है? ट्रांसफरी, और ट्रांसफरर कौन है सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज्ड होल्डर का, डिजीज्ड होल्डर अलेक्जेंडर दानियल। ओके, accordingly she has delivered the required documents to the company for transfer of shares। okay, in terms of section 56 subsection 5, the company on receipt of duly stamped instrument of the transfer along with the मतलब stamp duty वगैरह सब कुछ देके with the requisite share certificate and succession certificate shall transfer the share in favor of Stacey। एकदम हो सकता है। thus even though Richa Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, is not a holder of 7,000 shares as per the register of member of the company, मतलब आरओसी के हिसाब से कंपनी मेंबर का, the transfer effected by her in favor of her cousin Stacey is a valid transfer। Stacey जो है उनको जो ट्रांसफर हो रहा है वैलिड ट्रांसफर है, as if she had been the holder of securities at the time of executing the transfer deed। जब ट्रांसफर डीड हो रहा है तो वो होल्डर बन जाएगा, कौन? स्टेसली होल्डर बन जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर खेल क्या था? एक ऐसा शेयर का ट्रांसफर हुआ जिस शेयर का मैं खुद ओनर नहीं था, मतलब मेरे हाथ में नहीं था, मेरे पापा के नाम के था, ठीक है, पापा गुजर गए, मतलब यहाँ पर मान के चलते कि मैं कौन हूँ? रिचा हेडली, ठीक है, पापा कौन है? अलेक्जेंडर हेडली। मैं अपने कजिन को शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे होल्डिंग में नहीं था पर फिर भी ट्रांसफर हो सकता है। इज दिस केस क्लियर सर? कहानी कुछ क्लियर है? कहानी कुछ क्लियर है सर? है दादा। सुबह वो तो बोल रहा है क्लियर है, बाकी से भी पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सर। ओके सर। सर आप सबको इतना समझ आ जाता है, मेरा चिंता किस बात का है? फालतू में टेंशन है सर। एज एन ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऑल्टरनेटिव देखते हैं सर। रिचा दानियल में चूज टू गेट हरसेल्फ रजिस्टर्ड एज ए होल्डर, ये भी हो सकता है कि वो पहले अपने आप को होल्डर बना ले, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से होल्डर बन जाओ पहले ही ऑफ द 7,000 शेयर्स, इन विच केस सी विल मेक एन एप्लीकेशन टू स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ओके, सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेनिड विद शेयर सर्टिफिकेट एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली कि आपको अपना पापा का शेयर मिला ही, ये पहले आप बताओ। देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर
और ट्रांसफर डीड इन सच ए केस ऑफ ट्रांसमिशन। आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसफर डीड सबमिट करने का जरूरत नहीं है। ज्योति, ज्योति आपको समझ आ रहा है सर क्यों ट्रांसफर डीड सबमिट करने का जरूरत यहाँ पर नहीं होगा? आई थिंक दिस इज क्लियर एकदम। यस सर। This is so because transfer deed cannot be signed by the deceased person as transferor. Deceased partner तो यहाँ पर साइन नहीं कर सकता ना, तो अभी तो होल्डर अलग हो गया, तो इसमें तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। On receipt of these documents, the company will scrutinize them and found in order, it shall proceed to enter the name of Richa Daniel in the register of member. ठीक है, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में शेयर होल्डर का जो लिस्ट है उसमें रिचा दानियल का नाम ऐड कर देगा। जब भी कोई कंपनी का शेयर होल्डर बनता है ना, उसका मेंबर का लिस्ट होता है। ठीक है, मेंबर का लिस्ट आपको मिलता है एनएससी या बीएससी के साइड में जाके, मेंबरशिप नंबर आपको दिया जाता है, आप चेक कर सकते हो कि आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, यह आपको पता चलता है। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में ये डिटेल्स दिखता है। कंसिक्वेंटली द नेम ऑफ द डिजीज्ड पर्सन दैट इज अलेक्जेंडर दानियल शैल बी डिलीटेड, उनका नाम डिलीट हो जाएगा। Further new share certificate will be issued in the name of Richard Daniel, the legal representative of Alexander Daniel. ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। मतलब ये पूरा खेल को दो हिस्से से हम लोग बांट सकते हैं, या तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ही अपने कजिन को ट्रांसफर कर दे, ठीक है 56(5) के तहत, या फिर वो अपने आप को पहले होल्डर बना दे फिर ट्रांसफर करे। दोनों कहानी पॉसिबल है सर, क्लियर है? रिचा दानियल का कहानी क्लियर है सर? हेलो सर। हाँ सर। थैंक यू सर। तो ट्रांसफर के बारे में तो बहुत देर से बात कर ही रहे हैं, थोड़ा ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं। ऐसे मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है नहीं। जो मेन एरिया था डिस्कस करने का वो मैंने कर दिया, अब थोड़ा सा ट्रांसमिशन पे भी बात कर लिया जाए थोड़ा बहुत। इन द फॉलोइंग केसेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर शैल टेक प्लेस: डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी। ओके, पागलपंती। ओके ओके। डेथ के केस में वेयर शेयर होल्डर एक्सपायर्स his shares need to be transmitted to his legal representative। अभी इसका केस देख लिया हम लोगों ने। इंसॉल्वेंट के केस में when a shareholder becomes insolvent his shares are to be transmitted to his official receiver। देखा ज्योति, इंसॉल्वेंट के केस में his shares are to be transmitted to his official receiver। मैं आपको बोला था ना, वो लिक्विडेटर होता है सर, ऑफिशियली नियुक्त किया जाता है, ऑफिशियली मतलब उनको कनेक्ट किया जाता है कंपनी के साथ, तो उनको मिलेगा, फिर वो किसी और को बांटेगा जिसको भी मिलना है। और लुनेसी के केस में when a shareholder becomes lunatic his shares are to be transmitted to his administrator appointed by court। पागलपंती के केस में कोर्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है, तो उसी को मिलेगा पहले, ठीक है, फिर वो देखेगा कि किसको जाता है नहीं जाता है। सर अगर मानो कि पूरा खेल में कुछ भी गलत होता है एज पर 56 सबसेक्शन 6 where any default is made in complying with the provision of subsection 1 and 2(5) punishment shall be, मतलब 1 से लेके 5 में कुछ भी गड़बड़ करता है कोई, तो कंपनी इट शैल बी पनिशेबल विथ फाइन वेरिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 5 लाख। 25,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन लग सकता है सर। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जो भी कंपनी का ऑफिसर डिफॉल्ट होगा, मिनिमम फाइन लगेगा 10,000 करके, मैक्सिमम 1 लाख तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके सर। डिपोजिटरी का भी लाइबिलिटी होता है सर। सेक्शन 56 सबसेक्शन 7 स्टेट्स दैट वेयर एनी डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपीज, या तो डीपी होता है या तो फिर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, या तो डीपी होते हैं या तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करता है सर? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करता है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब जैसे कि ब्रोकिंग कंपनीज, ओके, ब्रोकिंग कंपनीज को डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो वेयर एनी डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड ए पर्सन, अगर आपका इंटेंशन ही लोगों को फ्रॉड करना है, हैज ट्रांसफर्ड शेयर, इट शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447, ठीक है, ये फ्रॉड का सेक्शन है, अलोंग विद द लायबिलिटी मेंशन्ड अंडर द डिपोजिटरीज एक्ट 1996। डीपी एक्ट में भी बोला गया है, उसके हिसाब से आपका लायबिलिटी बन जाएगा। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, रियल लाइफ में ये भी बहुत ज्यादा होता है। फॉर्ज ट्रांसफर, मतलब आप गलत कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, फॉर्जरी। ए फॉर्ज ट्रांसफर इज ए नलिटी, नल है सर, मतलब इलीगल है बेसिकली, इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इसको लीगली प्रूव करना पॉसिबल, मतलब लीगली एकदम इसको मान्यता नहीं है सर।
Forged transfer takes place when a company effects transfer of shares on the basis of an instrument of transfer containing forged signature of transferor. ठीक है, सिग्नेचर को फॉर्ज कर रहे हो आप, मतलब बेसिकली उसको आप गलत सिग्नेचर ले रहे हो. इज इट पॉसिबल फॉर ए ट्रांसफरी ऑफ फॉर्ज ट्रांसफर टू एक्वायर ओनरशिप ऑफ शेयर्स कंटेंट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? द आंसर इज नो. अब बात को समझना सर. इज इट पॉसिबल फॉर ए ट्रांसफरी ऑफ फॉर्ज ट्रांसफर टू एक्वायर ओनरशिप ऑफ शेयर्स कंटेंट इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? ऑब्वियसली ना. At the same time, the transferor, who is the real owner of the real owner, continues to be shareholder, and accordingly, the company can be forced by him to delete the name of the transferee and to restore his name as owner of his shares and register of members. कोई भी गलत करेगा तो फिर उसका ऐसे मौका तो नहीं मिलेगा. What will happen if the transferee of forged transfer transfers the shares to another buyer who does not know about the forgery, and the company also registers the transfer in the name of the new buyer and the endorses the share certificate? In fact, the company cannot deny the ownership rights of the new genuine buyer, but it can also not deny the ownership right of original shareholder. मतलब अगर किसी ने जो बेसिकली बाई कर रहा है वो सही है, बट जिनसे मिल रहा है वो सही नहीं है, तो ऐसा केस में ना तो ओरिजिनल शेयर होल्डर गलत है और ना ही जो न्यू बायर बन रहा है पेमेंट करके वो भी गलत नहीं है. बिकॉज फॉर्स ट्रांसफर इज वॉइड एब इनिशियो. ये तो पहले से ही वॉइड है ना सर, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें यही सिखाता है ना सर, वॉइड एब इनिशियो. स्टार्टिंग से ही जो वॉइड है, आप किसी को इलीगली गलत साइन देके शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही गलत है, स्टार्टिंग से ही वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो वो तो वॉइड है सर. वॉइड मतलब क्या? कैंसिल, बातिल. ओके, तो वॉइड एमिनेशन. देयरफॉर द कंपनी हैज टू रिस्टोर हिज नेम. जिसके नाम पे एक्चुअल शेयर है उसी को मिलेगा. व्हाइल रिस्टोरिंग द नेम द ओरिजिनल शेयर होल्डर, द कंपनी मे बी आस्क्ड टू कंपेंसेट द न्यू जेन्युइन बायर हु एक्सरसाइज्ड गुड फेथ इन परचेसिंग द शेयर्स. ओके, उसको कंपेंसेट करेगा जिसको गलती से मिल गया था, मतलब जिन्होंने खरीद तो लिया था बट उनके साथ फॉर्ज हुआ, तो इसके लिए कंपनी कंपेंसेट करेगा उसको. एज ए रेमेडी द कंपनी में गेट इटसेल्फ इंडेमनिफाइड बाय द फर्स्ट ट्रांसफरी हु यूज्ड the forged instrument of transfer to get the share transferred in his name. बड़ा ही कॉमन सेंस है सर, बड़ा ही कॉमन सेंस है. किसी को भी गलत तरीके से ट्रांसफर करते हो तो जिनको ट्रांसफर हो रहा है वो गलत नहीं था, ठीक है, वो तो सही, मतलब वो बोनाफाइड था, वो एकदम सच्चा था, लेकिन जो किया वो गलत था. इस तरह से अगर कुछ होता है तो अगर कंपनी से गलती होता है तो कंपनी को उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, मतलब क्षतिपूर्ति या लॉस को भरपाई करना पड़ेगा. और उसके लिए सर डिमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस भी है ना. विद द डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस, डीमैट अकाउंट बिकमिंग ए नेसेसिटी इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. आजकल तो सर सरकारी कंपनी है, मतलब पब्लिक कंपनी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऐसे केसेस में तो भी डीमैट अकाउंट आ गया. पहले क्या था, सिर्फ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी को ही डीमैट अकाउंट करना पड़ता था, मतलब सारा का सारा लिस्टेशन के लिए. लेकिन आजकल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए भी डीमैट मैंडेटरी है. दे आर रिक्वायर्ड टू डिमेटेरियलाइज ऑल देयर शेयर सिक्योरिटीज as रूल 9A ऑफ द कंपनीज. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर बोला हुआ है, मतलब इसका प्रीवियस चैप्टर जिन लोगों ने किया उनको पता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था. रूल 2014. एंड द चांसेस ऑफ फॉर्जरी आर वेरी थिन और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू से करते हो, यही है सर, डिमेटेरियलाइज अकाउंट एक्चुअली डिजिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट है. इसमें फॉर्ज होने का जो चांसेस है ना, फॉर्जरी का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और नेग्लिजिबल हो जाते हैं. मैक्सिमम जो फॉर्जरी होते हैं ना वो मतलब जो लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है उसी में ज्यादा होता है. लिस्टेड कंपनी में शेयर को लेकर, ट्रांसफर को लेकर फॉर्जरी होना बहुत मुश्किल है. Though private companies are not required to dematerialize their share securities, but due to the limited number of shareholders, the company can exercise caution and easily detect the forgery if at all is going to happen. आप समझ रहे हो ना सर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो शेयर होल्डर का लिमिटेशन है. कितना है सर लिमिटेशन? बोलो. 200. बस. अब 200 के अंदर कौन किसको क्या कर रहा है ये समझने में क्या प्रॉब्लम है ना सर. ये तो इजीली इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. बट पब्लिक कंपनीज के केस में मिनिमम मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है. अब पब्लिक कंपनी का केस में बस देखो सर, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें तो डीमैट मास्ट है, लेकिन जो अनलिस्टेड है उनके लिए भी डीमैट मास्ट हो गया रूल 9A 2000 कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से, इसीलिए कर दिया गया.
बिकॉज अनलिमिटेड शेयर होल्डर होगा तो पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है या नहीं। सेक्शन 57 पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डर के बारे में बात करता है सर। सेक्शन 57 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ ए शेयर होल्डर। इफ एनी पर्सन डिसिटफुली पर्सनेट्स मतलब किसी भी चीज को अपना बना लेना, आप समझ रहे हो ना, जो आपका है ही नहीं। एज एन ओनर ऑफ एन एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो आपका है नहीं आप उसको अपना कैसे बना सकते हो। एज एन ओनर ऑफ एन एनी शेयर वारंट और कूपन इशूड इन परस्यूएंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, thereby obtains or attempts to obtain any such securities or interest or any such shares, warrant or coupon, or receive or attempt to receive any money due to any such owner, such person shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year। 1 साल से कम का जेल नहीं होगा सर, बट विच में एक्सटेंड टू 3 साल तक मैक्सिमम जा सकता है, एंड जिसके साथ फाइन भी लग सकता है 1 लाख से कम नहीं, और फाइन मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है अगर आप कभी भी जबरदस्ती फ्रॉड करके किसी का शेयर को अपना नाम पे बताते हो। ठीक है, ये नॉर्मली पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होने का चांसेस, या प्राइवेट के केस में ऐसा होने का चांसेस होता है, और जब भी ऐसा हो जाए तो उसके लिए ये पनिशमेंट है सर, पर्सनेशन करने का पनिशमेंट। आई होप कि सर क्लियर हो रहा है पूरा। हाँ सर, क्लियर हो रहा है ना। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, सेक्शन 58 बताता है सर क्या है ये। इट इज पॉसिबल दैट ए कंपनी में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, कंपनी में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन रिफ्यूज कर सकता है कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 क्लॉज आई के हिसाब से। प्राइवेट कंपनी इज रिकॉर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर बाय प्रोवाइडिंग इट इन इट्स आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ेगा। हाउएवर दिस राइट टू प्रोहिबिट ट्रांसफर इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट शुड बी रीजनेबल। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट बट इसके लिए रीजन दिखाना पड़ेगा कि क्यों आप ट्रांसफर या ट्रांसमिशन करने नहीं देना चाहते, सो दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो सारा का सारा खेल कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर है, और जो कंपनी का मेंबर है उनके लिए आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ेगा। Section 58 contains the procedure which needs to be followed by a company while refusing to register the transfer of securities. It also contains process of filing appeal against such refusal. The provision of section 58 are stated as under: notice refusal to be sent, आपको refusal notice send करना पड़ेगा। According to section 58 subsection 1, if a private company limited by share refuses to register the transfer or the transmission or by operation of law or the right to any securities or interest of a member in the company, then the company shall send notice of refusal to the transferor and the transferee or to the person giving intimation of such transmission within a period of 30 days। कितने दिन के अंदर? From the date on which the instrument of transfer or the intimation of such transmission was delivered to the company। मतलब डिलीवर करने, मतलब आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर और ट्रांसफर ही अपना डिटेल्स भेजा है कंपनी को, उनको 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर बताना पड़ेगा कि कुछ भी रिफ्यूजल है तो रिफ्यूजल नोटिस भेजो। कौन भेजेगा? कंपनी भेजेगा। किसको? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को। सेक्शन क्या है? 58 सबसेक्शन 1, याद रखना सर। सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट है पब्लिक कंपनी, एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 द सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कैसे ट्रांसफरेबल है सर? freely transferable। It is provided that any contract or arrangement between two or more person in respect of transfer of security shall be enforceable as a contract। okay, समझ गए सर? पब्लिक कंपनी के केस में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है ना, प्राइवेट के केस में रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, बट 58(2) बताता है सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट का शेयर को इजीली ट्रांसफर करते हैं ना, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अपील टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल, अगर रिफ्यूजल के अगेंस्ट में आप जाना चाहते हो, कौन? ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, किसके अगेंस्ट में? कंपनी के रिफ्यूजल के अगेंस्ट में, तो आप ट्रिब्यूनल पे जाओ। मतलब ट्रिब्यूनल मतलब लॉ, मतलब लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, कोर्ट है सर, कोर्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सबसेक्शन 3 द ट्रांसफरी में अपील टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द रिफ्यूजल विद इन ए पीरियड ऑफ, अच्छा उसको भी 30 दिन का मौका मिलता है। आप भी 30 डेज के अंदर जाओ और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस के बाद जाके बोलो इन केस ऑफ नो नोटिस हैज बीन सेंड बाय द कंपनी विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर नोटिस कंपनी ने नहीं भेजा तो 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफर ऑफ द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। मतलब कंपनी ने नोटिस नहीं भेजा,
सिर्फ आर्टिकल में बोला था, इसके बेसिस में ही वो कर रहा है। तो इन केस आपको 60 दिन का मौका है, जिस दिन आप इंटीमेशन देते हो कंपनी को ट्रांसमिशन या ट्रांसफर का, उसके बाद से 60 दिन। अगर कंपनी आपको इंटीमेशन देता है, मतलब नोटिस भेजता है, तो आपके पास 30 दिन का मौका है। कंपनी को, मतलब किसको, ट्रांसफरी को मौका है अपील करने का। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? ऑब्वियसली कंपनी के अगेंस्ट में। अपील टू ट्राइब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल बाय ए पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज। ठीक है, अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है पब्लिक कंपनी के केस में, सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 बताता है सर, if a public company without sufficient cause refuses to register the transfer of securities within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or the intimation of transmission is delivered to the company, the transferee may within a period of 60 days, 60 दिन के अंदर of such refusal, but where no intimation has been received from the company within 90 days of the delivery of instrument of transfer or intimation of transmission appeal to tribunal। ये पब्लिक कंपनीज के केस में। समझ गए सर आप लोग? फिर से बताता हूं सर, सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 state that if a public company without sufficient cause refuses to register the transfer of securities within a period of 30 days from the date on which instrument of transfer intimation of transmission दिया गया है, डिलीवर्ड टू द कंपनी, ट्रांसफर ही क्या कर सकता है, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 दिन के अंदर रिफ्यूजल के लिए ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। या फिर अगर कंपनी ने कोई इंटीमेशन दिया नहीं, where no intimation has been received from the company, then उसके पास 90 days का टाइम है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ओके सर, फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सबसेक्शन 5। अब कंपनी ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा व्हाइल डीलिंग विद एन अपील में, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज आइदर डिसमिस द अपील और बाय ऑर्डर, या तो ऑर्डर देगा डायरेक्ट दैट ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एंड द कंपनी शैल कंप्लाई विद सच ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 दिन के अंदर उसको ऑर्डर मानना पड़ेगा ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। या फिर डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर एंड आल्सो डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस इफ एनी सस्टेन्ड बाय एनी पार्टी एग्रीव्ड। अगर किसी के साथ कुछ धोखा होता है रिफ्यूजल के कारण, ठीक है, ट्रांसफरी का, तो फिर कंपनी को डैमेज भी देना हो सकता है। और टाइम पीरियड कितना है? जो भी ऑर्डर देगा उसको 10 दिन के अंदर ट्रांसमिशन के लिए करना पड़ेगा। ये कौन बताएगा? ट्राइब्यूनल जो बताएगा 58 सबसेक्शन 5 के हिसाब से। अगर ये कॉन्ट्रावेन होता है तो सर अगर कॉन्ट्रावेन होगा, मतलब अगर कोई नहीं मानता है, तो इन दैट केस एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 6 if a person contravenes the order of tribunal he shall be punishable with imprisonment of not less than maybe 1 year। 1 साल से कम जेल कहीं भी नहीं है, 3 साल तक मैक्सिमम जा सकता है, कॉमन सेंस है। फाइन 1 लाख से कम नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। जो भी मैंने बोला ये पूरा का पूरा यहाँ पर शॉर्ट में बोला है। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद इन रीजन विद रीजंस। ठीक है, कंपनी सेंड कर रहा है, अपील टू ट्राइब्यूनल, अगर आपको ट्रांसफर ही हो आप अपील करो 30 डेज और 60 डेज के अंदर। ठीक है, ट्राइब्यूनल विल आइदर डिसमिस अपील और ऑर्डर, अगर ऑर्डर देता है तो ट्रांसफर विद इन 10 डेज, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। अगर आप पब्लिक कंपनी है, कांट रिफ्यूज विदाउट सफिशिएंट कॉज, नॉर्मली रिफ्यूज नहीं कर सकता, अगर फिर भी रिफ्यूज करता है तो 60 से 90 दिन के अंदर आपको अपील करने का मौका मिलेगा। 60 और 90 दिन। और क्यों 60 क्यों 90 और क्यों 30 क्यों 60, आई होप यू ऑल नो सर, है ना सर। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सारे के सारे खेल होने के बाद अभी रेक्टिफाई कर लो मेंबर का रजिस्ट्रेशन में, जिसके बारे में 59 में बोला गया है। अपील बाय एग्रीड पर्सन बोलेगा कि भाई मेरा रेक्टिफिकेशन कर दो रजिस्टर में, जो भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन के बाद जो भी डिटेल्स होगा उसको एज पर ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल के हिसाब से 59 आपको रेक्टिफिकेशन के लिए बताते हैं। बस यही है। नेक्स्ट हम लोग अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे 61 से लेकर 68 के अंदर। ये भी बहुत ही वाइटल पॉइंट है सर, जिसके अंदर हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स, बहुत वाइटल पॉइंट है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रियल लाइफ में बहुत काम होता है। रिडक्शन, बोनस इशू, राइट इशू, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनीज, ये सब अल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है। ये 5 पॉइंट हो जाएगा ना, तो फिर ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर का जो एरिया है, जो भी मुझे स्पेशल एरिया था मैंने बता दिया, डिवेंचर भी मैंने बता दिया, बट ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मुझे जरूर बताना होगा आप लोगों को, बिकॉज सीरियसली वेरी वाइटल पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो भी डिस्कशन हुआ है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया, और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में इसको जरूर रिवाइज करोगे ना सर, रिवाइज? हाँ सर, हेलो, बोलो सर, रिवाइज करोगे ना? हाँ सर। ओके सर, एक बार अच्छे से रिवाइज करो सर, रिवाइज करके प्रैक्टिस करो सर, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंपनी लॉ में मास्टर बन जाओ एकदम,
बहुत काम होता है मार्केट में कंपनी लॉ का। ओके सर, तो फिर आज इतना ही है। बाय फिर सर, टाटा। মেনলি দাদা এটা তো লিগ্যাল Bye, অ্যাডভাইস sir. ओके सर, हाँ बोल। বলছি মেনলি তো এটা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হয় না? हाँ, कंपनी लीगल एडवाइजर, ऑब्वियसली कंपनी लीगल एडवाइजर, कंपनी का लीगल मैटर्स वगैरह समझना एज ए लॉ अच्छा, फर्म, एज ए दादा। सीएस फर्म, बुझा যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। Bye, sir. हाँ बाय सर। Bye, sir. ओके सर, टाटा। Bye, sir. बाय বাই बाय দাদা। बाय सर, बाय। অফিস থেকে এসেছি আপনার ক্লাস পেয়েছি। তোর রাখছি, কতদিন স্যার। হ্যাঁ রাখ, তোর আমি কদিন ধরে skip ক্লাসও হয়ে খুব যাচ্ছে মিস মাঝে। হচ্ছে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তোর হ্যাঁ, ক্লাস চাপটা পড়ে গেছে মেন কথা। ওই সবকিছু হচ্ছে তো আজকাল, মানে ওই মানে পিএফএমএস বলে একটা সিস্টেম আছে না? হুম, পিএফএমএস পাবলিক এন্ড ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সামথিং হ্যাঁ একটা হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ, আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ পিএফএমএস আপনাদের অ্যাকাউন্টসেরই সবকিছু আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানে ডে টু ডে করতে হয়, এটাই হয়ে গেছে প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা, ওই জন্য চাপটা বেড়ে গেছে। চাপটা খেয়ে গেছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, করে দিয়েছি, এবার আস্তে আস্তে আপনার ক্লাসের দিকে একটু ধ্যান দিতে হবে। ফর্মটা ফিল আপ করে নেই, আমি বলেছি অফিসকে। আচ্ছা। না হলে আর কিছু দাদা নাই, মেন কথা হচ্ছে আমার নেটের খুব সমস্যা হচ্ছে এখানে। ব্রডব্যান্ড অ্যালায়েন্সেরও খুব অবস্থা খারাপ, আর জিও